पेपर देने जाना है तो हर एक चैप्टर आपका प्रिपेयर होना चाहिए। चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। आपने कितना क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, आपने कितने एमसीक्यूज पढ़ लिए, आपने कितने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लिए, इससे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो। क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो चैप्टर से बनते हैं। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, कैसे बता सकते हैं, उसके लिए आपको हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करना होगा। तो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, राजस्थान बोर्ड की तैयारी करने के लिए चैप्टर वाइज मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। बंशन वीडियो, एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रहेगा, कंप्लीट टॉपिक होगी और कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से सॉल्व कर सके, अच्छे से लिख सके और अच्छे मार्क्स लिख सके। पहला चैप्टर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र से व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, जहां पर आपको बताया जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के कंप्लीट मीनिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है मनी और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब मनी यानी कि धन, जहां पर धन का अध्ययन किया जाता है। और धन के अध्ययन से संबंधित कॉन्सेप्ट देने वाले थे प्रोफेसर एडम स्मिथ। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जहां पर धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीमित साधनों की सहायता से असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने से संबंधित समस्त आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। जब वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने लिखा, उसको प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया था 1776। इसको याद रखिएगा कि एडम स्मिथ का परिभाषा क्या है इकोनॉमिक्स का, एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी और उस बुक कब पब्लिश हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब इकोनॉमिक्स के अर्थ को समझते हैं तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से अर्थ दिया। मैडम स्मिथ ने धन से रिलेटेड दिया, प्रोफेसर मार्शल ने कल्याण से संबंधित परिभाषा दिया, रॉबिन्सन जो है दुर्लभतावादी परिभाषा दिया और प्रोफेसर सैमुअलसन ने विकासवादी परिभाषा दिया, जिसको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला। मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवस्था में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्तिगत सामाजिक कार्य के उस भाग की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति करता है। मतलब मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने भौतिक के कल्याण की प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया करता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। रॉबिन्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जहां पर सीमित साधनों के माध्यम से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्रिया करता है। ठीक है, जब अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो क्योंकि अर्थशास्त्र के तहत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जो अर्थ से जुड़ा हुआ हो। मतलब वो सभी क्रियाएं जो सीधा सा जुड़ा हुआ है कि सीमित साधनों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति किससे हो सकती है? धन से। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली धन से जुड़ा होता है, लेकिन डायरेक्टली हम पर धन से संबंधित अध्ययन नहीं करते, हम करते हैं क्रियाओं की। तो जिन क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, जॉब करते हैं, घूमते फिरते हैं, वो सब हमारा आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ऐसे में आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक क्रियाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। क्योंकि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति साधनों से होती है, और ये साधन क्या है? धन है। हमारे पास धन होंगे तभी हम आवश्यकताओं की, और धन कमाने के लिए धन से रिलेटेड जो भी हम क्रिया करते हैं वही हमारी आर्थिक क्रिया है। अर्थशास्त्र को अध्ययन करने के हिसाब से दो जो भागों में बांटा गया है, एक है वास्तविक अर्थशास्त्र और एक है आदर्श अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र जहां पर हमारे पास जो भी आर्थिक समस्याएं हैं जैसे हैं उसी रूप में अध्ययन करते हैं कि समस्या क्यों है, कैसे है, किस तरीके से है। इसका मतलब होता है जब हम समस्याओं के तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक अर्थशास्त्र हुआ। लेकिन आदर्श अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि हम किस प्रकार से मानव व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार से मानव व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब हमारी समस्याएं कैसी होनी चाहिए, हमें अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए। जब हम इस तरीके से अध्ययन करते हैं तो वो होता है आदर्श अर्थशास्त्र। इन दोनों के अर्थ को समझिएगा। वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र से रिलेटेड अंतर भी पूछा जाता है। अंतर आपके सामने है कि जब हम अर्थशास्त्र की विशेषशाखा जो क्या है इससे संबंधित होता है वो वास्तविक अर्थशास्त्र है, और जो क्या होना चाहिए इससे संबंधित है वो आदर्श अर्थशास्त्र है। यह तथ्यों पर आधारित है और ये विचारों और सुझावों पर आधारित है। ये वास्तविक आंकड़ों की जांच करता है, जबकि यह विवरणों की जांच नहीं करता। ये बताता है कि कोई भी चीज़ कैसी होनी चाहिए।
वास्तविक अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक व्याख्या करता है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक व्याख्या ना करके ये केवल और केवल एक आदर्श निर्धारित होता है कि किस तरह से होना चाहिए। वास्तविक अर्थशास्त्र मूल्य निर्णय नहीं देता है, जबकि ये मूल्य का निर्णय करता है। और जैसे इसका उदाहरण है वास्तविक अर्थशास्त्र कि भारत में अर्थव्यवस्था में आय का वितरण असमानताएं हैं, मतलब ऊपर नीचे है, और हम कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानताएं कम की जानी चाहिए, मतलब ये प्रपोजल देता है, विचार व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ा विषय है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानवीय तमाम गतिविधियों को जुड़ जाता है। तो ऐसे में कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है, कुछ ऐसा होता है जो वृहद और सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसी को देखते हुए प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। याद रखिएगा, रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। एक का नाम रखा व्यष्टि अर्थशास्त्र, जहां पर व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और एक का नाम रखा समष्टि अर्थशास्त्र, जहां पर जो है सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। हमें पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, एक ग्रीक शब्द है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है छोटा। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। तो वोल्डिंग ने इसको एक्सप्लेन किया, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक ऐसी शाखा है जहां पर अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म यानी कि व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत चरों का, व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और व्यक्तिगत समस्याएं का मतलब होता है जैसे एक उपभोक्ता का व्यवहार कैसे होता है, एक उत्पादक का व्यवहार कैसे होता है, एक फर्म का व्यवहार कैसे होता है, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं। मतलब जब एक एक करके सूक्ष्म रूप से व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है तो जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन होता है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बात करते हैं। इसकी तीन प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है, और इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अलावा व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर भी पूछा जाता है। अब हमें बात करना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करते हैं, इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। मांग क्या है, मांग की लोच किसे कहते हैं। उत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन संतुलन क्या है, लाभ क्या है, आगम क्या है। इसके अंतर्गत कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। इसके अंतर्गत साधन कीमत का अध्ययन किया जाता है, जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, इन सब का निर्धारण कैसे होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के ये सब व्यक्तिगत चर है जिसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आपको इसको याद रखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व या प्रयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हमें अपने संपूर्ण अर्थव्यवस्था, क्योंकि जब व्यक्तिगत रूप से हम समस्या को नहीं समझेंगे तो सामूहिक समस्या को भी नहीं समझ सकते। जब तक व्यक्तिगत आय के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम राष्ट्रीय आय के बारे में ज्ञात नहीं कर सकते। आर्थिक समस्याओं के निर्धारण में सहायक होता है। आर्थिक नीति के निर्धारण में ये सहायक है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक, क्योंकि ये व्यवहारों का अध्ययन करता है। उत्पादक का व्यवहार, उपभोक्ता का व्यवहार, फर्म का व्यवहार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के अंतर्गत राजस्व का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से निर्धारित किया जाए, प्रबंध संबंधी निर्णयों में सहायक होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र तमाम तरीके से हर एक लहजे में जरूरत होती है, इसलिए इसका अध्ययन करना हमारे लिए अनिवार्य है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की सीमाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत अध्ययन करता है तो इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था का एक अधूरा चित्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ अर्थव्यवस्था की हम केवल और केवल व्यक्तिगत मदों के बारे में जानकारी ले पाते हैं। वो चीज़ें जो सामूहिक रूप से पाई जाती है उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। ये वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जबकि कुछ ऐसी मान्यताएं भी विद्यमान होती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसके आधार पर तमाम पॉलिसियाँ, नीतियाँ बनती हैं। कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त है, जैसे हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, वहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र काम नहीं आता है। यह मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित है। इसके अंतर्गत हर चीज़ स्वतंत्र है,
सरकार का कोई रोल नहीं है, जबकि हमें पता है अर्थव्यवस्था में सरकार के बिना अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं एक व्यक्ति को अधिक से अधिक बचत करनी चाहिए, सही है, लेकिन अब खुद सोचो अगर देश का हर एक नागरिक बचत करने लग जाए तो खर्च नहीं होगा, तो सामान बिकेगा नहीं, तो ऐसे में उत्पादन का स्तर गिरेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। मतलब जो चीज़ व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के हिसाब से सही है वो सामूहिक स्तर पर सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। इसका मतलब होता है इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। इसके आगे बढ़े तो दूसरी बात, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन करते करते कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती है जिसको हम आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है, जबकि उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास साधन सीमित होते हैं, और हम अपने असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करेंगे कैसे करेंगे? क्योंकि साधन सीमित है, जो कि एक समस्या उत्पन्न करती हैं। तो जो भी हमारे पास साधन होते हैं उन साधनों के विभिन्न विकल्प मौजूद होते हैं, उन विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। तो आप खुद सोचो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना है। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना ही अपने आप में एक समस्या है, जिसको चुनाव की समस्या के नाम से जानते हैं, और चुनाव की यही समस्या हमारी क्या है? आर्थिक समस्या के नाम से जाना जाता है। अब बात यह है कि भाई ये समस्या उत्पन्न ही क्यों होती है? आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कुछ कारण हैं, प्रमुखतः 5 कारण हैं। सबसे पहला है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जो कभी खत्म नहीं होती। आप एक चीज का प्रयोग करोगे, आज आपको आईफोन 15 आपके पास है, जैसे ही आईफोन 16 लॉन्च हो जाएगा आपको वो पसंद आ जाएगा, तो आपकी आवश्यकताएं पूरी कहां से हुई? ठीक है, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, चलो ठीक है आपकी, लेकिन आपकी जो आवश्यकता है ना, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है, उसकी पाने की चाह अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है। सीमित या दुर्लभ साधन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास जो साधन होता है, बस साधन का मतलब धन है। धन हर किसी के पास कैसे होता है? सीमित होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अमीरों की बात नहीं करते, हम सामान्य लोगों की बात करते हैं, और सामान्य लोगों के पास धन सीमित मात्रा में होता है। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग मौजूद होते हैं और उनमें से चुनाव करना पड़ता है, तो इन्हीं 5 कारणों से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके बाद पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। जब व्यक्तिगत रूप से समझते हैं कि हमारे पास धन की कमी है जिसके कारण से समस्या उत्पन्न होती है, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विकल्पों में से चुनाव करना होता है, जिसके चुनाव, तो जब इसी चीज को हम जो है अर्थव्यवस्था के केंद्र में लेके जाते हैं, यानी कि सरकार के पास, तो सरकार के पास भी अनलिमिटेड धन नहीं होता है, अनलिमिटेड साधन नहीं है, सरकार के पास भी साधन सीमित है, और सरकार अपने सीमित साधनों के माध्यम से देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि देश में जो है बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे भारत जैसे देश में जहाँ पर 146 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पर हर किसी की आवश्यकताएं भी अलग होगी। तो ऐसे में सरकार को 146 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी। अब खुद सोचो, इतने पैसे तो नहीं कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन की आवश्यकताएं पूर्ति हो। तो ऐसे में सीमित साधनों के कारण, असीमित आवश्यकताओं के कारण सरकार के सामने भी कुछ समस्या उत्पन्न होती है। उन समस्याओं को हम केंद्रीय समस्या के नाम से जानते हैं, और प्रोफेसर सैमुअल्सन ने केंद्रीय समस्याओं को 3 वर्गों में बांटा है कि केंद्र के सामने 3 प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, उत्पादन, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में की जाए। नंबर 2, उत्पादन कैसे किया जाए, और नंबर 3, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए मतलब इससे बात यह आती है कि हमें चुनाव करना पड़ता है। मान लो सरकार को देश की आवश्यकता की पूर्ति करनी है, सबको चुनना पड़ेगा सबसे पहले लोगों को क्या दिया जाए। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है? चुनाव की आवश्यकता होती है कि सरकार सबसे पहले किन समस्याओं की पूर्ति करे, किन समस्याओं को सुलझाए, उन समस्याओं के बीच में चुनाव करना पड़ता है। तो ये जो है क्या उत्पादन किया जाए चुनाव की समस्या से जुड़ा हुआ है। जैसे हम चुनाव कर लेते हैं कि हम किन समस्याओं का अध्ययन करना है,
किन समस्याओं की पूर्ति होती है, तो उसके साथ ही जुड़ा होता है उन समस्याओं की मात्रा क्या होनी चाहिए। मान लो लोगों को खाने के लिए भोजन चाहिए, गेहूं चाहिए, तो गेहूं कितना दिया जाए, अनलिमिटेड दिया नहीं जा सकता। तो हमें क्या कितना उत्पादन किया जाए वो क्या के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही हमें पता चल जाता है हमें इतना गेहूं इतना उत्पादन करना है, तो दूसरा पॉइंट आ जाता है उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए ये बताता है कि हम किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके, और यह तकनीक के चुनाव की समस्या है कि उत्पादन किस तरीके से किया जाए। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन करने की दो तकनीक विद्यमान है। एक तकनीक श्रम प्रधान तकनीक के नाम से जाना जाता है और दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक के नाम से जाना जाता है। श्रम प्रधान तकनीक एक ऐसा तकनीक है जो रोजगार के सृजन पर बल देता है, और पूंजीगत तकनीक एक ऐसा तकनीक है जो उत्पादन में वृद्धि की बात करता है, रोजगार की बात नहीं करता है। तो चुनाव करना पड़ता है कि किस तकनीक के अंतर्गत उत्पादन किया जाए, क्या रोजगार का सृजन करना है या जल्दी जल्दी उत्पादन करना है मशीनों का प्रयोग करते हुए। दोनों में से चुनाव करना होता है। इसका चुनाव करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है किसके लिए उत्पादन किया जाए। हमें पता चल गया क्या उत्पादन करना है, हमें यह भी पता चल गया कैसे उत्पादन करना है। अब जो भी उत्पादन किया सामान है उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका मतलब होता है समाज में उत्पादन का समान वितरण कैसे हो, ये बात है उत्पादन किसके लिए किया जाए। क्योंकि हमें पता है धनी वर्ग अपने लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी तरह कर लेता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में रहने वाले गरीब वर्गों तक उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सही वितरण, समान वितरण के लिए दो प्रकार, व्यक्तिगत वितरण प्रणाली और कार्यात्मक वितरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यह है आपका केंद्रीय समस्या जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आर्थिक प्रणालियां। आर्थिक प्रणालियां किसे कहते हैं या क्यों कहें अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, तो उसी अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत वह प्रणाली, ये नियमावली जिसके अंतर्गत देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण किया जाता है। तो आर्थिक गतिविधियों को करने के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो इन दोनों का मिश्रित रूप है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत देश के संसाधनों पर, समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, पूंजीपतियों का अधिकार होता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रिया होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। इस अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का रोल केवल और केवल देश के कानून व्यवस्था को संभालना होता है। तो इस अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर भी नजर डालें, क्योंकि एग्जाम में विशेषताएं पूछी जाती हैं। सबसे पहला है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, यानी कि उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। यहां पर जो भी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं स्वतंत्र रूप से होते, स्वतंत्र इसलिए क्योंकि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रतियोगिता का स्तर पाया जाता है, यहां पर प्रतियोगिता पाई जाती है क्योंकि इस बाजार के अंतर्गत जो भी उत्पादक होते हैं, जो भी पूंजीपति होते हैं, वो वस्तुओं सेवा के उत्पादन करने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, जिसका फायदा उपभोक्ताओं का होता है। इस संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और समस्त निर्णय कीमत का निर्धारण जैसे भी होता है वो सब कीमत तंत्र के आधार पर होता है, यानी कि बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। ये पहला बाजार प्रकार है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि देश की समस्त संसाधनों पर, आर्थिक क्रियाओं पर जनता का अधिकार होता है। जनता के आधार पर, जनता के बेस में यहाँ पर एक केंद्र का अधिकार होता है, केंद्रीय सत्ता का अधिकार होता है।
जिसको हम सरकार के नाम से जानते हैं, मतलब समस्त आर्थिक गतिविधियां सरकार के माध्यम से चलाई जाती हैं, सरकार का अधिकार होता है, सरकार ही निर्धारित करती हैं समस्त आर्थिक गतिविधियां। इस बाजार में निजी व्यक्तियों को कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। कीमत का निर्धारण, आर्थिक क्रिया के संबंधित निर्णय समस्त सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऐसे में इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। सरकार के द्वारा समस्त आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। इस बाजार में प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि सरकार ही सब कुछ है, सरकार ही निर्णय लेती हैं। इस बाजार का प्रमुख उद्देश्य और इस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, लोगों का विकास करना, लोगों के भले के लिए काम करना। समस्त आर्थिक निर्णय नियोजन तंत्र के द्वारा सरकार नियोजन बनाती है, प्लान बनाती है, उस प्लानिंग के अंतर्गत देश के विकास संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, सॉरी इसके बारे में मैंने कुछ बताना भूल गया, एग्जाम्पल आता है कि निजी बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण बताइए। इसका उदाहरण हम लिखेंगे अमेरिका है, ठीक है, इसके उदाहरण में लिखिए फ्रांस है, यहाँ पर जापान है, ठीक है, रूस है, इंग्लैंड है। ये सब जो है बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। जब हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण के, तो प्रमुख उदाहरण में कौन है? चीन है, ठीक है, उत्तर कोरिया है, क्यूबा है। ये सब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। और इन दोनों का मिक्स से बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निजी स्वामित्व के साथ साथ केंद्रीय स्वामित्व भी होता है, मतलब जहां के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों के साथ साथ सरकार का भी अधिकार होता है। दोनों ही समानांतर तरीके से देश की संसाधनों का उपयोग करते हैं, उत्पादन क्रियाएं करते हैं, आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है विश्व में, क्योंकि यहाँ पर निजी व्यक्तियों का और सरकार का दोनों का ही समान आधिपत्य है, दोनों ही मिलजुल कर आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करते हैं। इसकी विशेषता की बात करते हैं, यहाँ पर निजी और सार्वजनिक स्वामित्व एक साथ पाया जाता है। समस्त आर्थिक निर्णय समाज के हित को ध्यान में रखते हुए बाजार द्वारा निर्णय किया जाता है। मतलब कीमतों का निर्णय बाजार करती हैं, लेकिन सामाजिक हित को ध्यान में रखना पड़ता है। कीमत का निर्णय आर्थिक कल्याण के साथ साथ निजी लाभ को भी ध्यान में रखा जाता है। इस बाजार में प्रतियोगिता पाई जाती है, लेकिन सरकार का कंट्रोल होता है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर के सारे पॉइंट। इन सभी पॉइंट को समझिए, पढ़िए। किसी पॉइंट में भी कोई दिक्कत आता है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए। आपके डाउट का 100% सॉल्यूशन आपका होगा। थैंक यू एंड बाय।